मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस जीतपुर विथ जीत चैनल में स्वागत है। और मैं जीत सर आज आप लोगों को एयरफोर्स की कड़ी में अगला लेसन पढ़ाने जा रहा हूं, जो है आपका तरल दाब। तरल दाब के बाद हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। उसके बाद पढ़ेंगे द्रवों का प्रवाह। इन तीनों चैप्टर से बहुत ही अच्छी थियोरी भी बनती हैं, न्यूमेरिकल भी बनता है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इस कड़ी को हम आगे लेकर चल रहे हैं। जैसा कि हम आप लोगों से वादा किए हैं कि जनवरी तक आपकी जितनी भी मेन टॉपिक है हम पूरी की पूरी आप लोगों को पढ़ा देंगे। तो आज तरल दाब से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम बनाने की कोशिश किए हैं और आपको बताने की भी कोशिश करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का नाम है आपका, यहाँ से देखिए, चैप्टर का नाम आपका है तरल दाब यानी फ्लूइड प्रेशर। तो इसमें सबसे पहली बात समझेंगे हम लोग कि तरल दाब होता क्या है। तरल दाब क्या है? जिसकी हम जानते हैं कि ऐसा पदार्थ कोई हो जिसकी आकृति फिक्स न हो, या तरल पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें बहने का गुण होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तरल। और हम भी जानते हैं कि जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती है वो भी आपके तरल का रूप ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि हम लिखे हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, जो यहाँ पर है, द्रव तथा गैस दोनों तरल पदार्थ हैं। द्रव और गैस दोनों के दोनों आपके तरल पदार्थ हैं। इस बात को ध्यान देना है किसको, कि द्रव तथा गैस दोनों तरल पदार्थ हैं। तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा बात आएगी अब दाब की, कि दाब क्या होता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम दाब कहते हैं। याद कर लीजिए कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले ही बल को क्या कहते हैं हम लोग? दाब। तो देखिए यहाँ पर हम प्रेशर यानी दाब का जो फार्मूला लिखे हैं सामने आपके, क्या है? P = F अपान में A। F अपान में F जहाँ पर आपका क्या है? बल है, और A आपका क्षेत्रफल है। इसका मात्रक क्या आ जाएगा? देखिए इसकी यूनिट जो है, यहाँ से मात्रक निकालेंगे हम लोग, तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी पहली यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को कहा जाता है पास्कल। इस बात को जरा समझिएगा। इसके अलावा भी हम कुछ लिखे हैं। देखिए यहाँ पर बार है, बार लिखे हैं, तो बार को समझिएगा कि बार क्या है। ऋतु विज्ञान में दाब को हम बहुत बार ये देखा गया है कि बार और मिली बार में ज्ञात करते हैं, बार और मिली बार में ज्ञात करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखे हम 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं कि 1 बार = 10⁵ पास्कल। क्यों? क्योंकि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जहाँ भी रहेगा उसको देखिए हम लोग यहाँ से क्या पढ़ेंगे? पास्कल पढ़ेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ ध्यान समझिए, दूसरी टॉपिक यहाँ से आ जाइए। वायु द्वारा, मतलब इस वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले दाब को हम लोग कहते हैं वायु दाब। वायु द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले दाब को हम लोग कहते हैं वायु दाब। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एक वायुमंडलीय दाब, देखिए यहाँ पर लिखे हैं आपका 1.013 बार होता है। आपका हो जाएगा 1.013 बार हो जाएगा। किसके बराबर? 1 ATM बराबर। इसको याद रखिएगा। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है आपका, तो यहाँ से हो जाएगा पूरा 1.03 बार के बराबर होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगला जब हम लोग दाब जान जाएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ हो जान, जैसे हम यहाँ पे बार का संबंध पढ़े हैं वैसे यहाँ पर एक टार होता है। एक टार बराबर होता है 1 मिलीमीटर पारे स्तंभ की ऊंचाई। 1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ की जो ऊंचाई होती है उसी को हम एक टार कहते हैं। तो पारे में जो दाब होता है वो लगभग होता है 760 मिलीमीटर, या उसी को कहते हैं हम लोग 76 सेंटीमीटर। ये बात को याद रख लीजिएगा। तो वह कितने के बराबर होता है? देखिए 133.28 यानी 133.28 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके जगह पर हम लोग पास्कल भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगली टॉपिक है आपकी, देखिए प्रणोद यानी थ्रस्ट। अब प्रणोद क्या होता है? प्रणोद को समझिएगा। अगर ये मान लेते हैं कि यह मार्कर किसी हम द्रव की सतह पर रखे, तो इसके संपर्क सतह का क्षेत्रफल है, तो इस पर लगने वाले दाब को ही हम कहते हैं प्रणोद। प्रणोद एक तरह का बल है, लेकिन वो द्रव की सतहों पर ही काम करता है। जैसे जल की बूंद हम इस पर अगर मारेंगे तो जल की बूंद जिस सतह पर जितना आपका बल लगाएगी वही आपका क्या हो जाता है, वहाँ से द्रव की सतह पर उसके क्षेत्रफल से, और उधर आपका क्या है देखिए
आयतन है, दोनों से जब लगेगा आपका तो आ जाएगा क्या यहाँ से, तो यहाँ पर लिखें देखिए, प्रणोद बराबर होता है दाब गुणे में पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका मात्रक भी होता है आपका न्यूटन, ये बात को याद रखिएगा। अब आ जाता है यहाँ से घनत्व, डेंसिटी क्या होती है। घनत्व देखिए, किसी चीज़ का घनत्व, कोई भी अगर पदार्थ है, ये मार्कर है, ये लकड़ी है, कोई भी चीज़ हो, उसका घनत्व निश्चित एक गुण होता है। वह तब तक नहीं बदलता है जब उस पदार्थ की प्रकृति खुद न बदल जाए। तो घनत्व किसी भी पदार्थ का एक निश्चित गुण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। वो तभी बदलेगा जब वो खुद प्रकृति बदलेगी, अन्यथा घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रति एकांक, किसी द्रव्यमान के प्रति एकांक आयतन को हम घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे में आयतन। देख रहे हैं यहाँ पर एक प्रति एकांक आयतन लग रहा है यहाँ से, तो इसका मात्रक हो जाएगा किग्रा प्रति मीटर क्यूब। किग्रा प्रति मीटर क्यूब घनत्व का मात्रक हो जाएगा, यानी डेंसिटी का। ये हो गया आपका घनत्व। घनत्व के बाद एक हम इस पे लिखे नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि घनत्व के बाद आता है एक आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व होता क्या है, आपेक्षिक घनत्व हम क्या करेंगे उसमें, आपेक्षिक घनत्व में उसमें रहेगा पदार्थ का घनत्व जो वस्तु रहेगी, और एक रहेगा आपका पदार्थ का घनत्व, एक रहेगा आपका द्रव का घनत्व। जो दोनों की रेशियो होगी उसे हम कहते हैं आपेक्षिक घनत्व। इस बात को समझिएगा। तो अब जब दोनों के अनुपात को हम लिखेंगे तो याद रखिएगा आपेक्षिक घनत्व में कि आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व, यानी उस सब्सटेंस, उस वैल्यू जो मतलब रहेगा पदार्थ, उसका घनत्व, और बटे में हो जाएगा आपका द्रव का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व का न तो मात्रक होगा और न ही बीमा होगी, क्योंकि यह घनत्व का अनुपातिक मान है। इसका कुछ न कुछ आंकिक मान आएगा, इसका मात्रक नहीं होगी और ना आपकी बीमा होगी। अब आगे आ जाइए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये यहाँ से आपको बता रहे हैं, ये बात को समझिएगा जरा, इससे नहीं अभी से समझेंगे हम। यहाँ पर यहाँ नोट, द्रव का घनत्व देखिए लिखे 10 के पावर 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। द्रव का, कोई भी द्रव है उसका तो जो घनत्व है जो उसका होता है 10 के पावर 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। नोट में क्या लिखे हैं, यहाँ से दो सवाल बनते हैं, दोनों का आपको बताएंगे हम। नोट में लिखे हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव का घनत्व सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव का घनत्व सबसे अधिक होता है, और वह कितना होता है, यही होता है 10 के पावर 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है कि ठंडी के दिन में जब कोई झील जम जाती है तो ऊपर सतह तो बर्फ बन जाता है, तो नीचे जो पानी रहता है उसका घनत्व कितना होता है, उसका पूछेगा आपसे कि उसका तापमान कितना होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, उसका तापमान होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए झील की मछलियाँ क्या होती हैं, जिंदा रहती हैं। किसी भी बर्फ, जब झील पे बर्फ जम जाएगा तो उसकी निचली सतह का तापमान हमेशा 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो यहाँ से निकाल देंगे, घनत्व सबसे अधिक होता है कितना, 10 के पावर 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। या इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ताप पर द्रव का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है, 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। अब आगे दाब, यहाँ ध्यान दीजिए, ये पहला हो गया कंडीशन। दूसरा कंडीशन, दाब एक अदिश राशि होती है। दाब एक क्या होती है, आपकी अदिश राशि। वायुमंडलीय दाब, अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थियरी की दृष्टि से अगर हम देखें तो। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडलीय दाब अचानक गिर जा रहा है या कम हो जा रहा है, वायुमंडलीय दाब जो है अचानक गिरने से क्या प्रदर्शित होता है, आपसे पूछेगा कि वर्षा होगा, मौसम साफ होगा कि क्या होगा, तो हम यहाँ पर देखिए लिखे हैं कि वायुमंडलीय दाब अचानक गिरने से क्या प्रदर्शित होता है, आंधी या तूफान का आना, आंधी या तूफान का आना। इस बात को समझिएगा। इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए अब उत्प्लावन बल। एक बात और है यहाँ पर, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। क्यों होता है, क्योंकि समुद्र का घनत्व ज़्यादा होता है। कोई वस्तु किसी भी सतह के ऊपर तभी तैरती है जब उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो अब यहाँ हम तैरने के सिद्धांत के लिखे, यहाँ पे 3 चीज़ें बताए हैं।
तैरने के लिए क्या है, एक उत्प्लावन बल के आधार पर बता देंगे, आपको एक घनत्व के आधार पर बता देंगे क्या होता है, कैसे होता है। तो उत्प्लावन बल, यहाँ पहले उत्प्लावन बल जब आ रहा है तो हम उत्प्लावन बल आपको समझा देते हैं क्या होता है। जब किसी द्रव को किसी पानी में गिराया डुबोया जाता है तो उसकी सतह पर द्रव द्वारा एक बल लगता है ऊपर की तरफ क्या करता है, बल लगता है, जिसे हम कहते हैं उत्क्षेप। ध्यान दीजिएगा, बायोएंसी बोलते हैं उसको कहते हैं हम लोग उत्क्षेप। और इस दशा में उस पदार्थ पर जितना बल लगा होता है उसके परिमाण को हम लोग कहते हैं यहाँ से उत्प्लावन बल। ध्यान दीजिएगा, उत्क्षेप की स्थिति में किसी पदार्थ पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, आपका उत्प्लावन बल। यानी उत्क्षेप बल के कारण ही क्या उत्पन्न होता है, आपका उत्प्लावन बल होता है। यानी दोनों एक दूसरे के ही रूप हो सकते हैं, ये बात को समझिएगा। तो उत्प्लावन बल, अब मान लेते हैं किस मार्कर को हम पानी में डुबो रहे हैं, तो इसके ऊपरी सतह पर लगेगा आपका उत्प्लावन बल और नीचे लगेगा इसका भार W बराबर mg। अब इस वस्तु को, यह वस्तु डूबेगी कि तैरेगी कि डूब कर तैरेगी, आप किस सिद्धांत से समझेंगे, इन तीनों सिद्धांतों पर समझेंगे। जैसे पहला क्या है कि उत्प्लावन बल इज लेस देन वस्तु का भार, मतलब कि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है। अब सोचिए, इससे समझिए कि इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल इस पर लगेगा ऊपर की ओर और भार लगेगा नीचे की ओर। भार ज़्यादा हो गया, यहाँ से देखिए भार ज़्यादा हो गया और उत्प्लावन बल कम हो गया, इसका मतलब कि यह वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। और ये भी हम कह सकते हैं यहाँ उत्प्लावन बल कम होने का मतलब है कि इस वस्तु का घनत्व ज़्यादा है तभी वो डूब रही है। तो अभी घनत्व के बारे में नहीं, पहले से समझिए। अब यहाँ पे क्या है, उत्प्लावन बल बड़ा हो गया और वस्तु का भार उससे छोटा हो गया, तब क्या लिखे हैं, वस्तु का कुछ भाग ऊपर तैरेगा। आप देखे होंगे किसी वस्तु को जब हम पानी में डालते हैं तो हल्की डूबी होती है और उसका कुछ भाग क्या होता है, ऊपर निकल करके तैरता है। तो इस दशा में जब उत्प्लावन क्या हो, उसके भार के मान से ज़्यादा हो जाए तो वह द्रव के ऊपरी सतह पर वस्तु क्या होती है, तैरती है। तीसरा, उत्प्लावन बल और वस्तु का भार अगर बराबर हो जाए, तीसरा है देखिए, उत्प्लावन बल और वस्तु का भार बराबर हो जाए तो वस्तु पानी के अंदर डूब कर तैरेगी। आप बहुत सारे ऐसे पदार्थ को देखे होंगे जो डूब कर ही तैरते हुए आगे की तरफ जाता है। तो ये था आपका उत्प्लावन बल के आधार पर तैरना या डूबना। अब घनत्व के आधार पर यही बात है। अब उत्प्लावन बल की जगह पे घनत्व को मान लीजिए, जिसका घनत्व कम होगा वह वस्तु तैरेगी, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वह वस्तु डूब जाएगी। अगर दोनों के बराबर हो गए तो वो डूब कर तैरेगी। बस बात यही है, सिंपल। अब आ जाइए यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए यहाँ से ध्यान समझिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है। और भार में कमी आती कहाँ से है, उसके हटाए गए वहाँ से पानी के द्वारा। तो किसी भी वस्तु को जब हम पानी में डुबोते हैं तो वहाँ उसके भार में कमी आ जाती है, इस बात को समझिएगा। तो भार में कमी का सूत्र देख लीजिए, यहाँ से भार में कमी का सूत्र, इस पे न्यूमेरिकल पूछ चुका है, कई बार पूछा है न्यूमेरिकल। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से कि जब वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाएगा तो उसके भार में कमी होगी। और कितना कमी होगी, V ρ G। V क्या है, वहाँ से हटाए गए पानी का आयतन। रो क्या है, यहाँ से उस द्रव का घनत्व जिसमें डुबोया जा रहा है, यहाँ से देखिए। G क्या है आपका, वह है आपका गुरुत्वीय त्वरण। W क्या है, पहले भार। W2 क्या है, पानी में डुबोने के भार। और जब पहले वाले भार और पानी में डुबोने वाले भार को दोनों में से घटा देंगे तो भार में कमी आ जाएगी, जो आपका ये है। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बाहर है मानते हैं कि 50 किलो के, पानी में गए हम लगने लगे 40 किलो के। तो देखिए यही आपका W1 है 50 और W2 है आपका क्या, 40। दोनों को घटा देंगे तो भार में कमी आ जाएगी। तो यहाँ कहता है कभी कभी क्वेश्चन में कि भार में कमी दिया रहेगा तो पूछेगा कि बताइए उसका घनत्व क्या था या उसका आयतन क्या था। तो इस सूत्र से हम लोग आसानी से लगा देंगे। अब अगली पार्टी आती है, यहाँ से देखिए, तरल स्तंभ के कारण दाब। तरल स्तंभ के कारण दाब, जैसे मानते हैं कि कोई पानी भरा हुआ है, उसमें गहराई में या निचली सतह से जब पूछेगा तो उसका दाब होता है P बराबर ρGH। रो जानते हैं सब लोग उसका घनत्व, G गुरुत्वीय त्वरण, H क्या है, उस द्रव स्तंभ की ऊंचाई। तो एक बार ये प्रश्न पूछा था ऐसे कि दाब जो होता है, द्रव स्तंभ का जो दाब होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप इस बात को समझिएगा कि यह तीनों बातों पर निर्भर करता है, घनत्व पर, गुरुत्वीय त्वरण पर और स्तंभ की ऊंचाई, तीनों के तीनों मान पर निर्भर करता है।
इसके बाद आता है देखिए पास्कल का नियम। प्रश्न आया था कि पास्कल के नियम पर आधारित इसमें से कौन सा यंत्र है। तो हम यहाँ पर 3 यंत्र का नाम लिखे हैं, तीनों में से कोई आएगा उसे आप लोग टिक मार देंगे। कौन कौन? हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये तीनों का तीनों पास्कल के नियम पर ही कार्य करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा अगले क्रम में बढ़ते हैं, फिर से एक बार सुन लीजिए कि पास्कल का नियम पर आधारित 3 यंत्र कौन कौन है। आपका है हाइड्रोलिक प्रेस, दूसरा है हाइड्रोलिक ब्रेक, तीसरा है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट। अगले इसी तरह कंडीशन में आते हैं तो यहाँ आ जाइए। अगर आपसे पूछता है यह प्रश्न, देखिए ये थियरी है इसीलिए हम लिखे हैं कि मनुष्य पर सबसे अधिक दाब कब लगता है। ये प्रश्न पूछ दे कि जब मनुष्य बैठा होगा, मनुष्य खड़ा होगा, मनुष्य लेटा होगा। अगर ऐसे पूछे आपसे कब लगेगा तो ये ध्यान रखिएगा, जब मनुष्य लेटा होगा तो उस पर दाब सबसे अधिक लगता है। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं ये। अब जो जा रहे हैं बताने, यह न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बात को ज़रा समझिएगा आप लोग, ये ध्यान दीजिए। क्या है यह? यहाँ पर एक द्रव है जो इतना भरा हुआ किसी टब में, और कोई वस्तु है जिसका वायु में घनत्व, जिसका वायु में दाब है आपका P0, प्रारंभिक दाब, और जब उसको हम पानी में लेकर जाते हैं तो उसका दाब हो जाता है P। तो पूछेगा आपसे यही कि उसका दाब पानी में कितना होगा। तो देखिए, तो दाब में पानी पूछेगा तो P बराबर लिखेंगे, उसमें दाब था, क्यों? क्योंकि जब वो देखिए अंदर जाएगा तो पानी का दाब तो उसी लग ही रहा है, ऊपर से वायुमंडलीय दाब भी लग रहा है। अभी बताए हैं कि वायु द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, और तो पानी पर लगेगा तब भी तो उसको वायुमंडलीय दाब कहेंगे। तो यहाँ देखिए P बराबर P0 रो जी एच। एच क्या है? द्रव की सतह से जहाँ वस्तु जितनी गहराई पे, कितनी ऊंचाई पे गया रहेगा वही उसकी देखिए गहराई है, तो ये हो जाएगा। एक बात और बता रहे हैं, अगर इसी P को इधर ला देंगे तो P माइनस P0, इसे कहते हैं गेज। क्या कहते हैं? गेज। गेज क्या होता है आप सुनिएगा। गेज किसे कहते हैं हम लोग, इस बात को समझने वाली बात है कि गेज किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, द्रव के भीतर दाब और वायु में दाब, दोनों का अंतर गेज दाब कहलाता है। इस बात को, उसके बराबर होता क्या है? रो जी एच। तो ये देखिए पूरा का पूरा आपका तरल दाब का पूरा देखिए पार्ट था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, दिख रहा होगा जब वीडियो चालू करेंगे तो उस पर लिखे होंगे हम कि तरल दाब और पृष्ठ तनाव। तो ये आपका देखिए पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट जो लेकर आएंगे पृष्ठ तनाव, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे सबसे अधिक थियरी बनती हैं। इस बात को समझिएगा, इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल बनता है। ये देखिए इस फार्मूले पर, इस फार्मूले पर, इस फार्मूले पर, यहाँ से भी बन जाता है कभी कभी। तो जितना जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको हम पूरा बता दिए हैं। एक बात और समझिएगा, अभी जो बोले हैं आपको प्रणोद, प्रणोद एक प्रकार का बल ही होता है। तो अगर उसका बीमा पूछे चाहे मात्रक पूछे तो आप न्यूटन बल मान करके ही लगाएंगे। इसके बाद क्या बताए हैं कि उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल एक प्रकार का उत्क्षेप बल ही है, उसी के कारण यह प्राप्त होता है। ये भी बात ध्यान रखेंगे अच्छे से। और क्या इसमें बात ध्यान रखना है कि वायुमंडलीय दाब अचानक गिरने पर यह प्रदर्शित होता है कि आंधी या तूफान आने वाला है। तो आज बच्चे बस इतना ही। आज के बाद जो अगला क्लास लेंगे आपका पृष्ठ तनाव, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर उसको आप पढ़ना चाहते हैं अपने दोस्तों में सारी सब जगह शेयर कर दीजिए उसको अच्छे से। और जो पहली बार आया है बच्चा, देख लो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों में पढ़ लें। इसी तरह कुछ भी नहीं छूटेगा, जितने भी अच्छे अच्छे चैप्टर हैं सब पढ़ाएंगे हम। आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।